हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे 67वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 40 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बोका नामक दो भाइयों ने, कह सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ पुर्तगाली यात्री, दूसरी तरफ तत्कालिक शासक, यानी कौन से यात्री किसके समय में आए हुए थे वो आपको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में, डोमिंगो पायस की बात करें तो ये भी कृष्णदेवराय के समय में आया था। नुनीज की बात करते हैं तो हम लोग अच्युत देवराय के समय में आया था। जबकि सीजर फेडरिक की बात करें तो ये सदाशिव राय। ठीक है, तो यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। इस वजह से हम देखेंगे सही कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ई होगा, एक या एक से अधिक, क्योंकि चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे इनके संबंध में 3 पॉइंट्स लिखे गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट है कि इनका संबंध विजयनगर साम्राज्य के सालू वंश से था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कृष्णदेवराय जो थे वो कह सकते हैं कि तुलु वंश के शासक थे। तो पहला पॉइंट तो गलत है। सेकंड पॉइंट है कि इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट है कि कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में, कह सकते हैं, जम्बावती कल्याणम की रचना की थी। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि तेलुगु भाषा में इनकी अमुक्त मलयाद रचना है, जबकि जम्बावती कल्याणम संस्कृत भाषा में। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सही क्या है तो केवल और केवल 2, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस फजल अली को जाना जाता है। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से बताइए कि कितने राज्य थे और कितने संघ राज्य क्षेत्र थे। तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? तो ये क्या गया था? 1954। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1954 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, सह राज्य बनाया गया। तो वो अधिनियम था ऑप्शन बी, यानी कि 35वें संशोधन अधिनियम के तहत। 35वें संशोधन अधिनियम के तहत कह सकते हैं कि सह राज्य का बनाया गया, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा जो इससे दिया गया था 36वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्षेत्रीय परिषदें बताइए कि क्या होती हैं। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? तो क्षेत्रीय परिषद हम कह सकते हैं कि एक तरह से परामर्शदात्री इकाई होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, राइट आंसर को ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए क्या है। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होते हैं। बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है, कह सकते हैं, इलाहाबाद में स्थित है। जैसा कि आपको पता है फिर इसकी 5 क्षेत्रीय परिषद है, जबकि एक और अभी नया बनाया गया था, कह सकते हैं, ये पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 5 क्षेत्रीय परिषद में देखें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट है कि सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में 1972 में शामिल हुआ। ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। क्यों? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पूर्वोत्तर जो क्षेत्रीय परिषद था वो 1971 के अधिनियम के तहत सामने आया, और जिसे 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। लेकिन उस वक्त इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 राज्यों को शामिल किया गया था, जो कि कह सकते हैं 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सिक्किम जो था वो 1994 में 1994 में शामिल हुआ था। तो इस वजह से ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो सही क्या है? केवल 1 और 2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ए और 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए। इसका कारण, इसका क्या परिणाम था, ये आपको बताना है। तो इसका क्या परिणाम हुए?
तो विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, साथ ही साथ अनेक पुर्तगाली व्यापारी जो कह सकते हैं ने विजयनगर का भ्रमण किया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया था। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही होने की वजह से ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो किसका उदाहरण है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कंप्लीट किया होगा। जो 9 जून को होमवर्क दिया गया था उसी का ये टेस्ट हो रहा है। तो आपको आज मॉर्निंग में मैंने 11 जून का होमवर्क दे दिया था, तो 11 जून और 12 जून में आपको इस होमवर्क को कंप्लीट करना है, जिसका आपका टेस्ट कह सकते हैं 13 जून को होगा इवनिंग में। ठीक है, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण है? तो बताइए यहाँ पे वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या? वलित पर्वत के उदाहरण के रूप में रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय सभी के सभी है वलित पर्वत के उदाहरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, एक या एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ सभी के सभी यूएसए में स्थित है। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो सही आंसर होगा स्पेन तथा पुर्तगाल। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ने से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो ऑनलाइन स्टडी जोन की इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन रखें। नेक्स्ट वन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कह सकते हैं विजयनगर कह सकते हैं ये हमारा कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो मुगल बादशाह थे बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में बताया था, वर्णन किया था। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही तरीके से मैच किया क्या। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, तो अगर हम पहले पॉइंट्स के देखें सवाना, तो सवाना का संबंध अफ्रीका के साथ बिल्कुल सही है। कंबोज की बात करें तो ये अर्जेंटीना के साथ मैच नहीं हुआ, क्योंकि कंबोज जो होता है वो ब्राज़ील के साथ होगा, घास का मैदान है। लानोस वेनेजुएला के साथ बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही है। इस वजह से ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1 और 3। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत नहीं आता? उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कंपास नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा होना चाहिए था पंपास। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना का घास के मैदान को कहते हैं, तो ये शीतोष्ण के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। लानोस में कोई दिक्कत नहीं, लानोस जो कह सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही है कि वेनेजुएला और कोलंबिया के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत। डाउन्स की बात करते ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, जो कि एक शीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि ये भी इसमें नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर 1 या 1 से अधिक। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा 1 या 1 से अधिक, क्योंकि 1 और 3 दोनों यहाँ पे होना चाहिए था। इस वजह से ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट्स की हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी के वक्र बालू के कड़ों से निर्मित मैदान को लोएस मैदान कहते हैं, बिल्कुल सही है। चूने पत्थर के चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को कार्स्ट मैदान कहते हैं, ये भी सही है। लोएस पठार चीन में स्थित है, ये सही है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही होने की वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? अनातोलिया का पठार, इसे तुर्की के पठार के रूप में भी जानते हैं। तो अनातोलिया का पठार कह सकते हैं कि पोंटिक और टॉरस के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फियोर्ड, ड्रमलिन, टॉर्न और ये हॉर्न, ये सभी के सभी हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती हैं। जबकि तंगरिका की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये
तंगरिका हो गया, पुलीन आपको पता होगा, टम्बोला और लूप, ये सभी के सभी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो करेक्ट होगा केवल और केवल 4, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मैदान को कहते हैं सभ्यता का पालना। अगला पॉइंट, संप्रदाय मैदान यानी कि पेनी प्लेन जिसको कहते हैं, का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नदी के द्वारा होता है। सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दाब का मात्रक बताइए कि क्या होता है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है, इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे बताइए कि सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट कह रहा है कि दाब किसी पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। दाब किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक अदिश राशि है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे सही होने की वजह से हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे, एक या एक से अधिक। ठीक है, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं आज कैसे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक आपको पता होगा कि पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। द्रव का दाब, बताइए कि इसी के संदर्भ में बात करना है कि द्रव का दाब। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि पात्र के आकार पर निर्भर करता है, जो कि गलत है। पात्र की आकृति पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। किसी कह सकते हैं कि किसी स्थिर द्रव में के भीतर किसी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में बराबर दाब लगता है, ये बिल्कुल सही है कि उनका पास्कल का ही नियम है। तो कह सकते हैं कि थर्ड यहाँ पे सही है, केवल और केवल ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला पॉइंट है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त दोनों कथन सही है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किस कोशिका चक्र को समविभाजक कहते हैं, समविभाजन कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? समविभाजन कहते हैं सूत्र विभाजन। ठीक है, सूत्र विभाजन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाउ ने देखा, बिल्कुल सही है। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इस वजह से ऑप्शन ई करेक्ट होगा, एक या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? बताइए कि शरीर के किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्र विभाजन शब्द प्रस्तावित किया था किसने? अर्धसूत्री जो विभाजन है, इस शब्द को प्रस्तावित किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने। सी को टिक करेंगे, फार्मर तथा मूरे ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है? सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? और वो थे कह सकते हैं हर्यक वंश। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे जाता है? मगध को। ए को टिक कर सकते हैं, मगध को। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताइए कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं? बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को। अगला पॉइंट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है,
बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यवंश के शासक थे। अगला पॉइंट्स, मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी? मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी और वो कौन थे? तो अजातशत्रु। बी को टिक कर सकते हैं, अजातशत्रु। नेक्स्ट वन, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन चुनें। पहला पॉइंट कह रहा है कि लिच्छवी के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल सही है कि सबसे पहले इस टाइप के हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था लिच्छवियों के साथ युद्ध में। सेकंड पॉइंट कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तिका आम्रपाली का संबंध वैशाली से था, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट से कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला प्रथम जो शासक थे, कह सकते हैं शासक के रूप में जाने जाते अजातशत्रु, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर ई को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिंबिसार ने मगध को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त किया? बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आउट ऑफ 40 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। बात अगर करंट अफेयर्स की करें तो करंट अफेयर्स का क्लास हमारे एप्लीकेशंस पे चल रहा है, जहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जून मंथ से हम लोग का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है और जून मंथ हम लोगों ने अच्छे तरीके से करीब 150 क्वेश्चंस के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।